क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लास है, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th था, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET CUET पैरामेडिकल, NDA CDS वगैरह वगैरह तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग पिछले क्लास में किया था कि जब एक आइडियल फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें जो एनर्जी होते हैं, कौन कौन से एनर्जी होते हैं, और बताया था कि उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी होते हैं। उसका हम लोगों ने रिलेशन में निकाला था। आज हम लोग उसके आगे बर्नौलीज थ्योरम करेंगे। बर्नौलीज थ्योरम का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या है, क्या रिलेशन होता है, क्या बताता है, कहाँ एप्लीकेशन होता है, आज इन सब बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ तक पॉसिबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम में क्या बताया? आइडियल फ्लूइड होते हैं, आइडियल फ्लूइड जो नॉन विस्कस होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और जिसका मोशन जो है स्टेडी फ्लो होता है, इरोटेशनल होता है। तो ऐसे जो फ्लूइड फ्लो करेंगे तो उसका जो टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन अ कैपिलरी ट्यूब और अ पाइप रिमेन कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ कि एक पाइप है जिसमें एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसमें तीनों तरह का एनर्जी तो होगा ही होगा, लेकिन किसी भी पॉइंट पे आप अगर टोटल एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड प्रेशर एनर्जी, किसी भी पॉइंट पे, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे वो पाइप का शेप कैसा भी हो, मोटा हो, कहीं पतला हो, कहीं ऊपर हो, कोई नीचे हो, कहीं प्रेशर ज़्यादा हो, कहीं प्रेशर कम हो, कुछ भी हो, मगर टोटल एनर्जी जो है ना कांस्टेंट होता, कंजर्व होता है। ये बर्नौलीज थ्योरम है। बर्नौलीज थ्योरम का एक स्टेटमेंट है, एक रिलेशन है, मैं लिख देता हूँ। लेकिन याद होगा पीछे हम लोगों ने जो एनर्जी का निकाला था, तो एनर्जी को तो फॉर्मूला लिखा था, जैसे काइनेटिक एनर्जी निकाला था, फिर हम लोग निकाला था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, फिर निकाला था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, फिर निकाला था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो बर्नौलीज थ्योरम है फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए, द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट एट एवरीवेयर व्हेन आइडियल फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप। क्या मतलब हुआ कि एक पाइप में जब भी कभी पानी जाता है, पाइप का शेप कैसा भी हो, कहीं मोटा हो, कोई पतला हो, चौड़ा हो, प्रेशर कम हो, ज़्यादा हो, ऊपर हो, नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हर पॉइंट पे सेम होता है। ये उसका एक कंसेप्ट है। मैं पहले इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर फॉर्मूले को लिख के एक दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं डिराइव करके दिखाऊंगा कि कैसे उसने बताया था इसको। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, ध्यान दीजिए। बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, ये कब दे रखा है? 1738 का है। ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, 1738 का कंसेप्ट है। ठीक है, क्या दे रखा मैं लिख देता हूं, उसको जो मैंने बोला उसी को मैं लिख देता हूं। ये हमारा स्टेटमेंट दे रखा है। क्या? इट स्टेट दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट अलोंग द स्ट्रीमलाइन मोशन। यानी जब भी कभी स्ट्रीमलाइन मोशन होगा तो उसमें जो टोटल प्रेशर एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो सब का सम एकदम हर जगह बराबर आएगा। ठीक है, हर जगह बराबर होगा। इसको अगर हम लोग एक मैथमेटिकली दिखाना चाहते हैं, मैथमेटिकली it can be written as P1/2 rho V square plus rho GH
इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा एक रिलेशन आता है, ठीक है ना। P प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी है। ये हाफ रो V स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। रो GH पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। हम लोगों ने पीछे में क्या रखा है, ये कांस्टेंट आएगा हर जगह। ये दे रखा है बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब ये जो है हमें अगर डराइव करना हो तो कैसे डराइव करेंगे। अब हम लोग एक डराइव करेंगे इस रिलेशन को, लेकिन इसके लिए मैं एक फिगर बनाऊंगा, उससे करता हूं। तो पहले आप नोट कर लिए, फिर मैं इसके आगे करता हूं। ये एक हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया है, बर्नौलीज प्रिंसिपल को प्रूव करना चाहते हैं। तो ये एक पाइप है, यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पाइप का जो विड्थ है ज़्यादा है, वहाँ पे कम होते जा रहा है। इसकी हाइट h1 है ग्राउंड से, सरफेस से, इसके हाइट h2 है। यहाँ पे जो इसका जो रिंग है, इसका जो सरफेस एरिया है ये A1 है। इसका जो एरिया A1 है, यहाँ पे जो लिक्विड की जो वेलोसिटी है ये V1 है। और यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी टाइम में लिक्विड जो यहाँ था, यहाँ से फ्लो करके यहाँ तक चला जाता है। तो ये V इंटू डेल्टा टी L के बराबर हो जाता है। V इंटू डेल्टा टी, ये L यानी इतना लेंथ पानी का यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाता है डेल्टा टी टाइम में। ठीक उसी तरह से डेल्टा टी में टाइम में अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ से जो पानी है ये यहाँ पे बाहर निकल जाता है इस तरह से। तो ये बी डैश का पानी, ये जो लेंथ है V2 डेल्टा टी के बराबर है। इस वाले जो सरफेस का जो एरिया है A2 है, यहाँ पे जो लिक्विड की वेलोसिटी है V2 है, और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से H2 है। ठीक है, ये एक आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड का मतलब ये है कि जो नॉन विस्कस होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो जितना यहाँ पे पानी इन करेगा उतना ही उधर पानी आउट होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से। द मास ऑफ द लिक्विड इंटरिंग फ्रॉम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए पे जितना मास एंट्री कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ मास विल फ्लो आउट एट गिवन टाइम डेल्टा टी बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, जितना इधर इन करेगा उतना उधर निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको डराइव कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल को डराइव कर रहे हैं। तो मैं हेडिंग डालता हूँ, derivation of Bernoulli's principle। In the given figure, the amount of ideal fluid entering at area of cross section A1, where velocity is V1 and it is at a height of h1 from the surface, will be same to the amount of fluid coming out at B, where A2 is area of cross section, and V2 is velocity of fluid.
velocity of fluid and it is at a height of h2, ठीक है, इन टाइम डेल्टा टी। क्या मतलब हुआ इसका कि जितना पानी आइडियल फ्लूइड ए पॉइंट से इंटर करेगा, यहाँ पे हम लोगों ने ए का दिखाया कि ए का एरिया ऑफ क्रॉस A1 है, यहाँ जो पानी की वेलोसिटी आइडियल फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो V1 है, और यहाँ पे जो ये हाइट है सरफेस से H1 है, वो उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से फ्लो आउट होगा, यहाँ से जहाँ जाएगा जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, वेलोसिटी V2 है, हाइट H2 है, ठीक है। डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी जितना टाइम यहाँ लेंगे उतना ही टाइम वहाँ लेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, नाउ अकॉर्डिंग टू equation of continuity, m1a is equal to mb, ma is equal to mb, यानी कि जितना मास यहाँ इंटर करेगा उतना ही मास वहां से एग्जिट कर जाएगा, निकल जाएगा, ठीक। अगर हम लोग मास निकालते हैं तो मास का क्या फॉर्मूला था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। ये तो जितना वॉल्यूम यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो वॉल्यूम लेंगे ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इधर भी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम एट ए, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम एट बी इंटू डेंसिटी। यहाँ पे जो फ्लूइड है दोनों जगह सेम आइडियल फ्लूइड है, तो उसकी डेंसिटी जो इनकम्प्रेसिबल होगा तो दोनों जगह डेंसिटी बराबर हो जाएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम एट ए वॉल्यूम एट बी कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे A1 V1 डेल्टा टी, इसका एरिया कितना है, अब वेलोसिटी इंटू टी लेंथ हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा A2 V2 डेल्टा टी, डेल्टा टी से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, और ये A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। कितनी बात सुनी। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ये हमारा एक रिलेशन इस तरह से आगे हमें यूज करना है, इसीलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया। कितनी बात में V2 अपॉन V1, इसको उलट के भी लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। देखिए ये 1 था ऊपर, एरिया नीचे 2 था, तो वेलोसिटी 2 है, एरिया 1 है, उल्टा है एक दूसरे का। तो 1 लिया 2 लिया तो फिर 2 1 हो गया, अगर 2 ऊपर करेंगे तो ये 1 ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी हमें जहाँ जैसे ज़रूरत होगा वैसे यूज़ करेंगे, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से ये रिलेशन डराइव कर दिया। कहाँ कहाँ समझ में आया, ये आ रहा है समझ में, आगे चले। यहाँ तक नोट करिए, मैं मिटाऊंगा इसको। अब देखिए यहाँ से वाटर जो है वो वहाँ पे जा रहा है, इसकी जो हाइट है H1 कम है, H2 ज़्यादा है, यानी ये लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्रेशर एनर्जी, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा हम लोग P1 ले लेते हैं, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा इसको P2 ले लेते हैं। तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पानी को ऊपर की तरफ फ्लो करा रहा है, तो यहाँ से जब यहाँ पे जो वेलोसिटी है V1 है, वहाँ वेलोसिटी V2 है, तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हो रहा होगा क्योंकि वेलोसिटी बदल रहा है, साथ ही हाइट भी बदल रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, और प्रेशर डिफरेंस है तो चेंज इन प्रेशर भी होगा।
ठीक, कितनी बार से? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा फ्रॉम एट पॉइंट ए एंड बी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है v1 है, वहाँ पे वेलोसिटी v2 है, वो फाइनल वेलोसिटी है, वो फाइनल वेलोसिटी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हम लोग बी वाला काइनेटिक एनर्जी फाइनल कहलाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। तो हम लोग इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम v2 स्क्वायर, यहाँ पे v पे v2 है और यहाँ पे हाफ एम v1 स्क्वायर, हाफ एम कॉमन ले लेते हैं, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है ना, ये v1 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या है, जो मास है, जो मास फ्लो कर रहा है उसको हम लोग चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा मास को कैसे लिख सकते हैं, a इंटू वी इंटू डी टी इंटू रो 1/2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। हम ऐसे मास को लिख सकते हैं। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास होता है कंटिन्यूटी के हिसाब से। ये जो होगा एरिया ऑफ दिस सेक्शन A1 B1 डेल्टा टी, ये तो हमारा वॉल्यूम हो गया, ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होगा। तो हमने A1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। जितना मास यहाँ इंटर करेगा उतना ही मास वहाँ एग्जिट करेगा, तो मास तो हर जगह बराबर चलेगा एक गिवन टाइम में। ठीक है, तो ये डेल्टा टी यूज कर लिया। तो मास को हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया है। हम लोग इसी तरीके से हर जगह जहाँ जहाँ मास होगा वहाँ वहाँ चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया जब लिक्विड फ्लो किया। तो अब हम लोग लेते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। बी क्या लेंगे, mgh2 माइनस mgh1 है ना, ये इसमें से mg कॉमन ले लेंगे तो mg कॉमन लेंगे, h2 माइनस h1 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मास आ गया, तो हम लोग चाहें तो इसी तरह से इसको से बदल देते हैं, a1 v1 डेल्टा टी रो g h2 माइनस h1, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। कहाँ तक समझ में आया ये बताइए? बिल्कुल समझ में आ गया ना। ये यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी चाहे बढ़ता हो या घटता हो, जो भी है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा घटा जो भी हुआ, मगर इतना चेंज इन, ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, ये प्रेशर एनर्जी की वजह से हो रहा है। क्योंकि यहाँ से प्रेशर लगेगा तभी तो लिक्विड ऊपर जाएगा, अगर प्रेशर लगेगा नहीं तो लिक्विड जाएगा ही नहीं। अगर लिक्विड का फ्लो है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर फ्लो कर रहा है तो लेफ्ट में प्रेशर ज़्यादा है, तभी तो लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है। दुनिया में हर चीज़ ऐसे ही होता है, हाई से लो की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जो लिक्विड है, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से चल के जिधर लो प्रेशर होगा उधर की तरफ लिक्विड मूव करेगा। तो लिक्विड अगर इधर से उधर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ प्रेशर कम है, तभी तो लिक्विड इधर से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। अब यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी होगा या चेंज इन प्रेशर एनर्जी होगा, यहाँ प्रेशर एनर्जी एट ए, क्योंकि ए पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा है, अब माइनस प्रेशर एनर्जी एट बी, बी पे प्रेशर एनर्जी कम है, तो ए में से बी को माइनस करेंगे। चेंज इन प्रेशर एनर्जी, चेंज इन प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एट, ये प्रेशर, ये पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है,
ठीक है ना। ये हमने लिखा प्रेशर एनर्जी एट ए माइनस प्रेशर एनर्जी एट बी। ठीक, अब प्रेशर एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग? तो हम लोग जानते हैं प्रेशर जो लगता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर जो होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। ये हमारा फोर्स। तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा वो लेंगे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट लेंगे, वर्क डन। तो वर्क डन एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो V1 डेल्टा टी, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी होगा। तो वर्क डन इसको हम लोग लिखते हैं वर्क डन एट ए माइनस वर्क डन एट बी। ठीक है, वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स होगा F1 और डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं D1 माइनस F2 D2, है ना। ये इस तरह से ले लिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क। फोर्स को लिखेंगे प्रेशर 1 इंटू एरिया 1। फोर्स इंटू, ये देखिए फोर्स को P प्रेशर इंटू एरिया लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, एरिया कितना, मल्टीप्लाई किया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा? V1 डेल्टा टी, V1 डेल्टा टी, ये हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे P2 A2 V2 डेल्टा टी आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में? ये वर्क डन हो गया। जो कॉमन है उसे कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे A1 A2 को हम लोग चाहे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से, ये देखिए A1 A2 इज इक्वल टू A2 V2, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो हम लोग चाहें तो इसे हटाकर A1 V1 A2 V2 को हटा के A1 V1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं P1 A1 V1 डेल्टा टी, P2 इसे हटा रहे A1 V1 डेल्टा टी। कितनी बात समझ में आई? हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हेल्प से इसको चेंज कर दिया। इसमें जो कॉमन है उसे निकाल लेते हैं। A1 V1 डेल्टा टी कॉमन है, इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं A1 V1 डेल्टा टी P1 माइनस P2। ये हमारा चेंज इन वर्क डन आ गया, प्रेशर एनर्जी आया। कुछ बात समझ में आई? ये चेंज इन प्रेशर एनर्जी इतना आ गया। और ये जो चेंज इन प्रेशर एनर्जी है, ये सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। यानी ये जो एनर्जी होगा, प्रेशर एनर्जी, इन दोनों के चेंज के बराबर होगा। ठीक, तो अब मैं उसको करने जा रहा हूं। पहले इसको नोट कर लिए, मिटाऊंगा मैं। अब देखते हैं यहां पे क्या दे रखा है। चेंज इन प्रेशर एनर्जी, चेंज इन प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये रिलेशन आता है इसका हमारा। अब क्या बताया कि काइनेटिक एनर्जी, ये प्रेशर एनर्जी जो है हमारा, ये प्रेशर एनर्जी ये इतना है, किसके बराबर है? A1 V1 डेल्टा टी P1 माइनस P2, ये है ना चेंज इन प्रेशर एनर्जी। इसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है 1/2 A1 V1 डेल्टा टी रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसके बाद चेंज इन प्रेशर एनर्जी ये है, इसको प्लस कर लेते हैं, इसे मैं मिटा दूं इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आगे है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? A1 B1 डेल्टा टी रो G H2 माइनस H1, ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था हमारा। कितनी बात समझ में? अब यहाँ पे जो ये कॉमन टर्म है A1 B1 डेल्टा टी, ये कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं। तो जब ये A1 B1 डेल्टा टी कॉमन करके A1 B1 डेल्टा टी A1 B1 डेल्टा टी कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, तो जो बचेगा वो कितना होगा? ये P1 माइनस P2, ये यहाँ से बच जाएगा।
यहाँ से कितना बचेगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से बचेगा प्लस रो GH2 माइनस H1। ये हमारा यहाँ से वैल्यू बचेंगे कॉमन निकालने के बाद। आगे चले हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं तो क्या आएगा P1 P2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। यहाँ तक ब्रैकेट खोल दिया। ये अब क्या करते हैं, सारे जो टर्म 1 1 लिखे हुए हैं वो सबको लेफ्ट में लाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 है, इसको एक तरफ लाते हैं और 2 को एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या होगा P1 ये यहाँ पे माइनस में रखा है प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है, इसको इधर ला लिया प्लस कर देते हैं और क्या होगा रो GH इज इक्वल टू, इसको P2 को दलाते हैं तो ये P2 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस में तो ऑलरेडी है हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये वाला प्लस में है रो GH2, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये जो प्रेशर एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जितना यहाँ पे ए पॉइंट पे आ रहा है ये 1 1, यानी जितना प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ए पे आ रहा है, उतना ही अमाउंट एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल, उतना ही सेम अमाउंट बी पे भी आ रहा है। दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है। जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा। तो इसी को हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल कहते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल में क्या कहा था कि व्हेन देयर इज अ आइडियल फ्लूइड इन अ इनकम्प्रेसिबल पाइप फ्लोइंग, द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट, whatever the shape of the pipe, height of the pipe, the total energy means potential energy, kinetic energy, pressure energy remains same at everywhere। डेफिनेशन में भी लिखा था और उसका एक मैथमेटिकल रिलेशन भी लिखा था। तो टोटल एनर्जी बर्नौलीज प्रिंसिपल के क्या लिखा था, बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या लिखा था हम लोगों ने, टोटल एनर्जी is equal to P plus 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH। ये है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ये हमने इक्वेशन भी दिखाया था और ये बताया भी था और ये हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाया। तो क्या समझ में आया ओवरऑल यहाँ तक कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, if the fluid is ideal in nature, then the total energy, pressure energy, kinetic energy and potential energy at everywhere in the pipe is same, वो इक्वल होता कांस्टेंट। तो ये हम लोगों ने किया प्रूफ बर्नौलीज प्रिंसिपल का। अब इस बर्नौलीज प्रिंसिपल को यूज करके बहुत सारे छोटे छोटे डराइव भी हैं, इक्वेशन भी हैं, एप्लीकेशन भी है। तो अब हम लोग चल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल पे, ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लिया आपने। आगे चलते हैं। ये देखिए जो हम लोगों ने बर्नौलीज प्रिंसिपल किया है, इसमें थोड़े से एजम्पशन भी है। एजम्पशन का क्या मतलब हो गया कि हम लोगों ने क्या क्या इसमें कंसिडर किया है। जैसे हम लोगों ने माना है कि ये जो फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड का मतलब ये है कि ये जो नॉन विस्कस का मतलब विस्कसिटी इसमें जीरो है। इनकम्प्रेसिबल यानी ये कंप्रेस नहीं हो सकता, बिल्कुल जरा सा भी कंप्रेस नहीं हो सकता है। तीसरा जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो है, यानी कहीं पे भी टर्बुलेंट नहीं आ सकता है। स्ट्रीमलाइन रेनॉल्ड नंबर इसका 2000 से कम ही रहेगा, 2000 से कहीं ज़्यादा नहीं होगा। साथ ही बताया क्या, एक तो एजम्पशन ये हुआ कि आइडियल फ्लूइड है, दूसरा ये बताया कि जब ये फ्लो करता है तो कहीं पे भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। लिमिटेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, क्या क्या इसमें हम लोगों ने लिमिट है, मतलब क्या क्या हम लोगों ने इग्नोर किया है। अगर हम लोग उसे कंसीडर करना चाहिए था लेकिन हम लोगों ने इग्नोर कर दिया है बिल्कुल ही। तो क्या क्या इसमें लिमिटेशन आ गया, तो पहला दे रखा है द फ्लूइड इज आइडियल।
आइडियल का हम लोगों ने क्या ले लिया है कि द विस्कोसिटी इज जीरो, द फ्लूइड इज आइडियल, दैट इज द विस्कोसिटी इज जीरो, विस्कोसिटी इज जीरो। जबकि कोई भी फ्लूइड में विस्कोसिटी रहता है, वाटर, अगर वाटर ही है तो एक वाटर दूसरे वाटर को अट्रैक्ट करता है, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो वाटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं हो सकता वाटर में। वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल खींचेंगे तो एक दूसरे को रुकावट करते हैं, मतलब इस तरह का जो हम लोगों ने बताया था ना, फ्लूइड फ्रिक्शन किया था हम लोगों ने, सॉलिड फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। तो विस्कोसिटी बिल्कुल जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जीरो ले लिया है, विस्कोसिटी बिल्कुल जीरो कर दिया है। तो ये एक लिमिटेशन है, मतलब एक कमी है, मगर ये थ्योरम आगे यूज किया गया, अच्छा सक्सेसफुल रहा है। इनकम्प्रेसिबल मतलब बिल्कुल ही दबता नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई फ्लूइड दबता नहीं है, जो पाइप जा रहा होगा, पानी से भरा जा रहा होगा, तो हम लोग दबाते हैं तो थोड़ा सा दब नहीं जाता, दबता है थोड़ा सा, इनकम्प्रेसिबल होता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ मान लिया कि वो इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि बिल्कुल सॉलिड है, जैसे लोहे का पिलर होगा तो हम लोग दबाएंगे तो दबेगा ही नहीं, जरा सब भी नहीं दबेगा। लेकिन पानी का पाइप जो जा रहा है उसको हम लोग दबाएंगे तो हल्का दब जाता है। इनकम्प्रेसिबल यानी कि वे फ्लूइड जो है ना कंप्रेस होगा ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ, लेकिन थोड़ा कंप्रेस होता है, ठीक है ना। हाँ, स्ट्रीमलाइन तो बोल सकते हैं, स्ट्रीमलाइन होता है, टर्बुलेंट नहीं होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, वो हो सकता है, लेकिन विस्कोसिटी थोड़ा सा रहता है। तो एक तो हम लोग का ये लिमिटेशन में आ जाता है। दूसरा क्या दे रखा है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्लोइंग ऑफ फ्लूइड। जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो उसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ना वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है, ना प्रेशर एनर्जी का, कंजर्व रहता है। टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट एंड टोटल एनर्जी अनदर पॉइंट रिमेन सेम। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा एनर्जी तो लॉस होता ही है। जैसे हम लोगों ने बताया फ्रिक्शन होता है, फ्लूइड का फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे और भी बहुत सारी वजह होते हैं एनर्जी का कम ज़्यादा होने के लिए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ मान लिया है कि यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये भी है, ये एकदम जो बताया गया कि ये बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है बिल्कुल अप्लाई करेंगे जब वो स्ट्रीमलाइन होगा, तभी स्ट्रीमलाइन होगा तभी अप्लाई होगा, अगर दूसरा होगा तो नहीं अप्लाई कर सकते। मतलब अगर मान लो टर्बुलेंट फ्लो है तो टर्बुलेंट फ्लो में बर्नौलीज थ्योरम नहीं लगा सकते, है ना भाई, टर्बुलेंट में बर्नौलीज थ्योरम नहीं लेगा। सिर्फ स्ट्रीमलाइन में तो एक लिमिटेशन हो गया ना, एक ऐसा होता है कि भाई स्ट्रीमलाइन में भी हो रहा है, टर्बुलेंट में भी हो जाएगा, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, तो बात समझ में आती है कितनी बात में। जैसे यहाँ विस्कोसिटी का है, तो जैसे ये नॉन विस्कस के लिए हम लोग लगा रहे हैं अप्लाई कर, अगर विस्कस मीडियम है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए। तो ये एक लिमिटेशन हो गया कि सिर्फ विस्कस के ही, नॉन विस्कस के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, अगर विस्कस हुआ तो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक लिमिटेशन हो गया कि भाई सिर्फ नॉन विस्कस के लिए हो सकता है, विस्कस मीडियम के लिए नहीं हो सकता, तो एक कमी है। ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ बताया कि अगर जैसे इरिवर्सिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, जो कंप्रेस हो जाए उसके लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए था। जो टर्बुलेंट है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, उसके लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन जो टर्बुलेंट था उसके लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए था। तो ये कुछ लिमिटेशन है इस बर्नौलीज थ्योरम में, ठीक। और इसको एज्यूम करके हम लोगों ने इसको बनाया है, ये जो रिलेशन डराइव कर रहे हैं ये एज्यूम करके कर रहे हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है एक लिमिटेड फील्ड में है। जैसे हम लोग जो विस्कस होगा लिक्विड उसमें नहीं लग सकता है, जो इनकम्प्रेसिबल होगा उसमें नहीं लगा सकते हैं, जो टर्बुलेंट फ्लो होगा फ्लूइड, अगर टर्बुलेंट फ्लो जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं लग सकता है। या फिर जो इरेशनल मोशन है, इरोटेशनल मोशन, एक तो जैसे स्ट्रीमलाइन मोशन है, रोटेट अगर कर रहा है लिक्विड फ्लो करते करते, तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा लिमिटेशन है इसका। तो ये दे रखा हमारा लिमिटेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। कितनी बात सुन में, यहाँ विस्कोसिटी जीरो मान के चलते हैं, अगर मान लो कोई विस्कस होता तो फिर नहीं लगा सकते,
ऐसा होता नहीं कि कोई भी लिक्विड विस्कस ना हो, उसमें थोड़ा सा तो होता ही है, नेग्लिजिबल हो मगर होता तो है। एनीवे, तो ये कुछ लिमिटेशन थे बर्नौलीज थ्योरम के। आगे क्या बताया कि अगर यहाँ पे कुछ और चीज़ें बता रखा है, इसे नोट कर ले तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने अभी बर्नौलीज थ्योरम किया था, उसका रिलेशन ड्राइव किया है P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है ना हमारा बर्नौलीज थ्योरम, ये हमारा है, ठीक। लेकिन ये जो प्रेशर है और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो स्टैटिक यानी पोजीशन के हिसाब से हो जाता है, यानी एक सर्टेन हाइट पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है या वहाँ प्रेशर कितना है। लेकिन ये जो है ना मोशन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो है P प्लस एच रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इन दोनों को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग स्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे लिक्विड फ्लो में होता है तो इसको हम लोग कहते हैं डायनामिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर, ठीक है। और इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये हमारा कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको जो है स्टैटिक प्रेशर, बर्नौलीज थ्योरम को हम लोग कह सकते हैं स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनामिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा एक ऐसे भी कह सकते हैं बर्नौलीज थ्योरम को, ठीक। कितनी बात समझ में। अब बताया क्या कि यहाँ पे जो ना एक चीज़ और दे रखा है, जैसे ये एक उसमें से डराइव पॉइंट्स है। यहाँ पे क्या बताया कि जैसे यहाँ पे हाइट जो था ना ग्राउंड से H1 था और ये यहाँ से यहाँ तक हाइट H2 था। अगर मान लो एक पाइप है जिसमें हॉरिजॉन्टल लिक्विड फ्लो कर रहा है और यहाँ पे भी हाइट यहाँ पे भी हाइट, दोनों हाइट बराबर है, H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H दोनों जगह। तो जब लिक्विड हॉरिजॉन्टल फ्लो करेगा ना तो इधर का जो पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल पर इन वॉल्यूम, और उधर राइट में जो पोटेंशियल एनर्जी पर इन वॉल्यूम होगा वो दोनों कैंसिल कर देंगे। और अब जो रिलेशन बचेगा उसके लिए व्हेन, मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, व्हेन द फ्लो इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है तो ये P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये रिलेशन आ जाता है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी दोनों तरफ से खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी दोनों तरफ से खत्म हो जाते हैं, खाली ये बच जाते हैं अगर हॉरिजॉन्टल पाइप चल रहा है तो। कितनी बात समझ में, ये समझ में आ गया। ये आगे क्या दे रखा है कि जो बर्नौलीज थ्योरम है उसको एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कौन सा, एनर्जी पर यूनिट वेट, जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट यानी mg से डिवाइड कर देते हैं, mg से डिवाइड कर देंगे जो था। तो मैं उसको बोला क्या कि हम लोग बर्नौलीज थ्योरम को, बर्नौलीज थ्योरम कैन आल्सो बी रिटन, ये नोट कर लिया, इसे मैं मिटा दूं इसे। ये हमारा होता प्रेशर एनर्जी, ये होता काइनेटिक एनर्जी और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट है, ठीक है ना, बर्नौलीज के हिसाब से। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर वेट लेते हैं यानी mg से डिवाइड कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी तो इधर भी mg से दिखा लेते हैं, यहाँ पे भी mg से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे भी mg से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो वॉल्यूम है इसको नीचे ला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा m/v और ये g आ गया, यहाँ पे मास से मास कैंसिल होगा, हाफ v स्क्वायर अपॉन g, और यहाँ पे mg कैंसिल h हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। इसको हम लोग P रो g प्लस हाफ v स्क्वायर अपॉन g प्लस h, ठीक है। इसको, ये भी हमारा बर्नौलीज थ्योरम का लिखने का एक तरीका है।
इस तरीके से भी हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लिख सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं प्रेशर हेड। याद होगा पीछे पढ़ाया था, जब वेट से डिवाइड किया था तो प्रेशर हेड। इसको कहते हैं वेलोसिटी हेड, इसे कहते हैं पोटेंशियल हेड। ये सारे हेड पोटेंशियल, वेलोसिटी हेड, पोटेंशियल हेड एंड प्रेशर हेड, तीनों को प्लस कर देंगे तो वो कांस्टेंट होता है। बर्नौलीज थ्योरम को इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। कितनी बात समझ में आई? तो ये था आज हम लोगों ने किया बर्नौलीज थ्योरम का डराइव, एक कंसेप्ट डराइव, साथ ही उसका क्या क्या एजम्पशन है, क्या क्या लिमिटेशन है, और ये किस तरीके से और अदर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसका एप्लीकेशन कराएंगे। और वो बच्चे जो पहली दफ़ा हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ऐसा ही कंटेंट आप आने वाले दिनों में देखना चाहते हैं तो। और वो बच्चे जो 11-12 में हैं, नीट जेईई की तैयारी करें, वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वो बच्चे जो 8, 9, 10 में आने दिनों में नीट जेईई की तैयारी करेंगे, वो आप सब्सक्राइब कर लो, हमारे साथ जुड़ो। आने वाले दिनों में अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो अभी से भी कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, और अगर आप जुड़ोगे तो अभी से ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे तैयारी करने के लिए। अगर अर्ली स्टेज में, अगर अर्ली टाइम में शुरू कर लोगे तो आप अपने टारगेट पे बिल्कुल राइट टाइम पे हिट कर लोगे। ओके, अगर आप राइट टाइम में हिट करना चाहते हो तो अभी से हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।